आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई से जूझ रही थीं और दूसरी तरफ था भारत, जहां न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया गया बल्कि अर्थव्यवस्था 8% की रफ्तार से बढ़ भी रही थी। ये हुआ कैसे? आज की इस पड़ताल में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों से इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और ये वाकई एक पहेली है। आमतौर पर होता यह है कि जब कोई देश इतनी तेजी से बढ़ता है तो महंगाई बढ़ना लगभग तय माना जाता है। हाँ, जिसे कहते हैं इकोनॉमी का ओवरहीट होना। बिल्कुल। लेकिन भारत ने यहाँ कुछ ऐसा कर दिखाया जो बहुत कम देश कर पाते हैं। मतलब तेज विकास भी और महंगाई पर लगाम भी। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार में भी गाड़ी को पूरे कंट्रोल में रखे। तो चलिए, इस कमाल के संतुलन को समझने के लिए सबसे पहले दुनिया का हाल देख लेते हैं। क्या बाकी दुनिया भी इतनी ही आसानी से महंगाई की इस आग को बुझा पाई? काफी हद तक, हाँ। 2025 में दुनिया भर में महंगाई में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए, जो वैश्विक महंगाई 2022 में लगभग 9% की शिखर पर थी, वो घटकर करीब 4% पर आ गई। 9% से सीधा 4%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। जी। और अमेरिका और यूरोप जैसी जो बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां तो ये 2-3% के एक आरामदायक स्तर पर आ गई थी। मतलब ज्यादातर देशों के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन क्या कोई ऐसे देश भी थे जहां कहानी थोड़ी अलग चल रही थी? बिल्कुल। दो बड़े देश इस ट्रेंड से अलग चले। पहला तो यूनाइटेड किंगडम, जहां महंगाई घटने के बजाय और बढ़ गई, और दूसरा जापान। अच्छा, जापान में क्या हुआ? जापान में सालों की मंदी के बाद पहली बार लोगों की तनख्वाहें बढ़ी तो उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंकों ने इस पर क्या कदम उठाए? जाहिर है, जब महंगाई कम होती है तो वो ब्याज दरें घटाते हैं। आपने सही पकड़ा। अमेरिका, यूके और यूरोप के बड़े बैंकों ने ब्याज दरें घटा दी, करीब 0.25% से 1% तक। लेकिन यहां भी भारत ने सबको चौंका दिया। वो कैसे? इसी दौरान हमारे रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 1.25% की कटौती की, जो इन सबसे ज्यादा थी। अच्छा, तो दुनिया भर में महंगाई की इस आग को बुझाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? क्या वजह थी? दो मुख्य चीजें थीं, खाना और तेल। 2025 में खाने पीने की चीजों के दाम गिरे और पेट्रोल डीजल में भी लोगों को राहत मिली। इन दो बड़ी चीजों के सस्ता होने से ही दुनिया भर के बाजारों में शांति आई। और धातुओं का क्या, जैसे लोहा, तांबा? एल्यूमिनियम और तांबे जैसी जरूरी धातुओं की कीमतें भी गिरीं, जिससे फैक्ट्री में सामान बनाने की लागत कम हुई। एक मिनट, यहाँ एक अजीब बात मैंने पढ़ी। सुना है तांबे की कीमतें हाल में फिर से बढ़ने लगीं और उसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है। बिल्कुल। एआई और डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली और वायरिंग लगती है, और उसके लिए चाहिए तांबा। हाँ, तो जैसे जैसे एआई की डिमांड बढ़ रही है, तांबे की कीमतें भी बढ़ रही हैं। कमाल है। मतलब हम जो चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका असर हमारे घरों में लगने वाले तार पर पड़ रहा है। एक तरह से, हाँ। ये दिखाता है कि कैसे नई तकनीकें हमारी रोजमर्रा की चीजों को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये तो हुई दुनिया की कहानी, लेकिन असली एक्शन तो भारत में देखने को मिला। ऐसा क्या खास हुआ यहाँ कि हमारी कहानी बाकी दुनिया से इतनी अलग और बेहतर रही? सबसे खास बात यही थी कि भारत ने महंगाई पर सबसे तेजी से काबू पाया। जो बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा गिरावट भारत में ही देखी गई, लगभग 1.8% अंक की। और ये सब तब हुआ जब हमारी जीडीपी 8% की रफ्तार से दौड़ रही थी। यही तो बात है। इसी असाधारण संतुलन की तारीफ S&P जैसी बड़ी वैश्विक एजेंसियां भी कर रही हैं। उनका मानना है कि अब भारत ने महंगाई को लेकर जो उम्मीदें बांधी हैं, वे ज्यादा भरोसेमंद है। चलिए, अब भारत के अंदर और गहराई से झांकते हैं। खुदरा महंगाई, मतलब जो हम और आप बाजार में महसूस करते हैं, उसकी क्या कहानी रही? यहाँ तो कहानी और भी शानदार है। पिछले कुछ सालों से महंगाई लगातार घट रही है। अगर आंकड़ों में देखें तो जो खुदरा महंगाई 2022-23 में करीब 6.7% थी, हाँ, वो काफी ज्यादा थी। वो 2025-26 में दिसंबर तक घटकर सिर्फ 1.7% रह गई। सिर्फ 1.7%? ये तो एक रिकॉर्ड ही लग रहा है। ये रिकॉर्ड है भी। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान जो औसत महंगाई दर रही, वो भारत के इतिहास में अब तक की सबसे कम है। अरे वाह। और थोक महंगाई का क्या? थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI पर आधारित महंगाई भी लगातार खुदरा महंगाई से कम बनी रही। अक्टूबर 2025 में तो एक वक्त ऐसा भी आया जब महंगाई गिरकर 0.3% पर आ गई थी। 0.3%? मतलब कीमतें बढ़ ही नहीं रही थी। आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी राहत रही होगी। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जब खाने पीने की चीजें इतनी सस्ती हो रही थी,
तब कोर मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन लगभग स्थिर क्यों बनी रही? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कोर इन्फ्लेशन है क्या। हाँ, प्लीज बताइए। सोचिए, एक बच्चे की मार्कशीट में से अगर हम उसके सबसे अच्छे और सबसे खराब नंबर वाले विषय हटा दें तो हमें उसकी असली औसत काबिलियत का पता चलता है। ठीक है। वैसे ही जब हम महंगाई के आंकड़े से खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल जैसी बहुत ज्यादा घटने बढ़ने वाली चीजों को हटा देते हैं तो हमें कोर इन्फ्लेशन मिलती है। ये अर्थव्यवस्था की अंदरूनी मजबूती या कमजोरी का बेहतर संकेत देती है। समझ गई। तो फिर ये स्थिर क्यों थी? इसका जवाब है सोना और चांदी। हाँ, जब भी दुनिया अनिश्चितता का माहौल होता है, लोग सोने चांदी को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं और उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। 2025 में भी यही हुआ। वैश्विक तनाव के कारण सोने चांदी की कीमतें आसमान छू रही थीं और यही बढ़ी हुई कीमतें कोर इन्फ्लेशन को नीचे नहीं आने दे रही थीं। तो मतलब अगर हम इस सोने चांदी वाले सरप्राइज टेस्ट के नंबर भी हटा दें तो तस्वीर बदल जाएगी? बिल्कुल। जैसे ही हम कोर इन्फ्लेशन के आंकड़े से सोना चांदी को हटाते हैं, वो भी बाकी महंगाई की तरह ही नीचे आती हुई दिखती है। तो असली कहानी है कि महंगाई लगभग हर तरफ से कम हो रही थी। इसके अलावा मैंने आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट के बारे में भी सुना है। क्या उसने भी महंगाई को कम दिखाने में कोई भूमिका निभाई? हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बच्चे का कद पिछले साल 6 इंच बड़ा था, जो बहुत ज्यादा है। ठीक। और इस साल उसका कद 3 इंच बढ़ा, जो कि एक सामान्य बढ़त है। तो अगर हम पिछले साल से तुलना करेंगे तो लगेगा कि इस साल उसकी ग्रोथ कम हुई है, जबकि वो अभी भी सामान्य रूप से बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब क्योंकि पिछला आंकड़ा बहुत ऊंचा था इसलिए इस साल की बढ़त कम दिख रही है। सही पकड़ा। महंगाई के साथ भी यही हुआ। 2024 में महंगाई दर काफी ऊंची थी, तो उसके ऊंचे आधार पर जब 2025 की कीमतों को नापा गया तो बढ़ोतरी का आंकड़ा अपने आप छोटा दिखने लगा। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन था जिसने महंगाई को इतना नीचे ला दिया? इस कहानी का असली हीरो था हमारा किचन, यानी खाद्य पदार्थ। सब्जियों, दालों और मसालों की कीमतों में लगातार और तेज गिरावट आई। सब्जियों के दाम तो साल के ज्यादातर समय 0 से भी नीचे थे। 0 से नीचे? मतलब पिछले साल से भी सस्ती मिल रही थी? जी हाँ, और दालों और मसालों की महंगाई भी महीनों तक नेगेटिव में बनी रही। लेकिन दालों की बात करें तो मुझे याद है एक समय था जब अरहर के दाल 200 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। इस बार ऐसा होने से कैसे रोका गया? क्या ये सिर्फ अच्छे मॉनसून का नतीजा था या सरकार ने भी कुछ किया? मॉनसून ने मजबूत नींव तो रखी, लेकिन सरकार की भूमिका भी बहुत अहम थी। दालों के मामले में सरकार ने कीमतों पर लगातार नजर रखी, बाहर से दालों का आयात स्थिर रखा और अपने गोदामों में भी पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा। अच्छा। यही नहीं, जब चने की बुआई का समय आया तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाहर से आने वाली पीली मटर पर आयात शुल्क लगा दिया, ताकि हमारे किसानों को सही दाम मिल सके। और टमाटर प्याज का क्या, जो हर साल हमें रुलाते हैं? उनके लिए सरकार बफर स्टॉक की नीति अपनाती है। मतलब जब फसल अच्छी होती है तो सरकार प्याज टमाटर खरीदकर अपने पास रख लेती है, और जब बाजार में कमी होती है तो उसे कम दामों पर बेचती है। और इस साल भी ऐसा हुआ? हाँ, इस साल प्याज का बफर स्टॉक सीधे लोगों को रियायती दरों पे बेचा गया। खाने के तेल के मामले में भी, जहां हम अपनी जरूरत का आधा से ज्यादा आयात करते हैं, सरकार ने जरूरत के हिसाब से कस्टम ड्यूटी को घटाया बढ़ाया ताकि कीमतें स्थिर रहें। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इस तरह के सरकारी हस्तक्षेप से बाजार का संतुलन नहीं बिगड़ता? मतलब क्या ये स्थायी समाधान है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है। कम समय के लिए तो ये आम आदमी को राहत देते हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये नीतियां बाजार के संकेतों को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए संतुलन साधना बहुत जरूरी है। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं। मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी डिफ्लेटर और टर्म्स ऑफ ट्रेड जैसे कुछ भारी भरकम शब्द पढ़े। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2005 में एक किसान को एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 100 बोरी गेहूं बेचना पड़ता था। ठीक है। आज 2025 में उसी ट्रैक्टर को खरीदने के लिए उसे मान लीजिए सिर्फ 65 बोरी गेहूं बेचना पड़ रहा है। अरे वाह, मतलब किसान के लिए तो सौदा बेहतर हो गया। बिल्कुल। इसी को अर्थशास्त्री व्यापार की शर्तों का सुधरना यानी इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। आंकड़े यही दिखाते हैं कि पिछले 20 सालों में फैक्ट्री में बने सामान के मुकाबले खेती के उत्पादों की कीमतें ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, क्या महंगाई का असर गांव और शहर में अलग अलग होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। इसका सीधा सा कारण है हमारी शॉपिंग बास्केट।
गांव में रहने वाले परिवार अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीजों पर खर्च करते हैं। जबकि शहरी परिवार ट्रांसपोर्ट, मनोरंजन और दूसरी चीजों पर भी खर्च करते हैं। सही बात है। इसलिए 2023-24 में जब खाने पीने की चीजें महंगी थीं, तो गांवों में महंगाई ज्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन 2025 में जब सब्जियां और दालें सस्ती हुईं, तो गांव में महंगाई शहर से भी नीचे आ गई। तो इन सभी आंकड़ों और विश्लेषण के बाद भविष्य की तस्वीर कैसी दिख रही है? ज्यादातर अनुमान यही कहता है कि तस्वीर सकारात्मक है। आरबीआई और आईएमएफ दोनों का मानना है कि आने वाले साल में महंगाई 4% के आसपास ही रहेगी। और आरबीआई का अपना अनुमान क्या है? आरबीआई ने तो अपना अनुमान घटाकर 2.0% तक कर दिया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एक और अच्छे मानसून की उम्मीद, भरे हुए जलाशय और रबी की अच्छी बुआई। मतलब खाने पीने की चीजों के दाम नियंत्रण में रहने की पूरी संभावना है। जी। लेकिन कुछ रिस्क भी तो होंगे। कहानी में कोई विलन भी तो हो सकता है। हाँ, जोखिम हमेशा रहते हैं। पहला विलन है भू राजनीति, यानी जियोपॉलिटिक्स। अगर दुनिया में कहीं कोई बड़ा संकट खड़ा होता है तो तेल की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। और दूसरा, जैसा हमने बात की, एआई जैसी नई तकनीकों की वजह से तांबे जैसी धातुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। और तीसरा, अगर वैश्विक अनिश्चितता बनी रही तो सोने चांदी की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं, जो हमारी कोर इन्फ्लेशन को प्रभावित करेंगी। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरी पहेली का हल क्या है? हल ये है कि भारत ने महंगाई और विकास के बीच एक असाधारण संतुलन हासिल किया है। इसका श्रेय अच्छे मानसून, सरकार की समय पर की गई कार्रवाइयों और एक मजबूत आर्थिक बुनियाद को जाता है। भविष्य में महंगाई थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन इसके चिंता का विषय बनने की संभावना कम है। वाकई, ये पूरी चर्चा महंगाई जैसे जटिल विषय को समझने का एक नया नजरिया देती है। और शायद जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल ये भी है कि जब हमने देखा कि खेती से जुड़े उत्पादों की कीमतें फैक्ट्री में बने सामान से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, तो अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हम औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं बिना किसानों के हितों से कोई समझौता किए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे सोचना होगा।